नमस्कार साथियों, आई होप अच्छे होंगे आप। मैं आपका दोस्त एवन सिंह। साथियों, आज मैं बात करूँगा, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि शायद आप भी इस तरीके का सोच रहे हैं या ना सोच रहे हैं, कि पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध में कहीं घिर गया हो। अब ये जो तृतीय विश्व युद्ध है, ये उस तरीका का नहीं है कि जिस तरीके से वेपन से लड़ा जाए, मगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो पूरे विश्व को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही हैं। उन पे अगर नज़र डाली जाए, तो ये कहीं न कहीं से एक व्यू निकल के आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो रुख है, वो विश्व के देशों के साथ कैसा बन हो रहा है इस समय। फिर रूस की पॉलिटी किस तरीके की है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटी, और इंडिया का जो स्टैंड है विश्व के अन्य देशों के साथ किस तरीके से है, अपने नाइबर्स के साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। और ये घटना हम देखते हैं कि नेपाल में पूरा तरीके से तख्ता पलट होना, जैन और जेएनजी निकल के आना, इस तरीके की चीज़ें। तो और फिर ईरान, यूक्रेन, रूस का हिस्सा। तो इस तरह से कहीं न कहीं एलन मस्क के का वर्चस्व स्थापित होना, पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके संबंध बहुत मधुर थे, फिर बाद में वो खराब हुए हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं कोई न कोई इंडिकेशन दे रही हैं। जैसे हम देखते हैं साथियों, वर्तमान एक जो है वो इसमें डिजिटल का युग है। डिजिटल का युग से मतलब ये है कि जिसकी डिजिटल पर या डाटा पर जिसकी सबसे ज़्यादा पकड़ होगी, वह पूरे विश्व पे शासन करेगा। जबकि हम बात करते हैं कि नए-नए इन्वेंशन, जैसे कल एक रूस ने ऐसी मिसाइल का निर्माण करा है जो कि परमाणु से चलेगी। उसकी जो दूरी होगी, इतनी लंबी दूरी तय करेगी कि जब तक वो अपना टारगेट नहीं भेद लेगी, क्योंकि परमाणु से है, वो उसमें मतलब अपक्रिया चलती रहेगी और वो स्पीड पकड़ती रहेगी, काफ़ी दूरी तय करेगी। तो इस तरह के हथियार। फिर भारत में देखने को मिल रहा है कि भारत में गरीबी और अमीरी के बीच कहीं न कहीं खाई बढ़ी है। साथियों, यहाँ पर जहाँ पर 81 करोड़ लोग सस्ते गल्ले या फ्री के गल्ले पे डिपेंड हो, वहाँ सोना 1,30,000 का 10 ग्राम मिले, तो ये सोचने वाली बात है कि कहीं न कहीं भारत में भी अस्थिरता है। मगर भारत एक जीवंत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ यहाँ की राजनीति इच्छा शक्ति, यहाँ के लोगों का जज़्बा, भारत की सैन्य शक्ति और नित्य बढ़ने की क्षमता, ये भारत को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। भारत में सबसे ज़्यादा एक चीज़ है कि वहाँ यहाँ पर अनेकता में एकता, सभी लोग को बहुत ज़्यादा योगदान है। और उस योगदान में बेशक कहीं न कहीं राजनीति हिंदू-मुस्लिम करे, मगर जो जन-सामान्य लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि मानव का कोई धर्म नहीं होता है, मानव का एक ही धर्म है, वो है मानवता। तो इस तरीके से विश्व में जब देखने में पता चलता है कि जैसे हम देखते हैं कि कहीं न कहीं इस डाटा ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करा है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे शुरू से जो बच्चे गेम खेलते हैं वो हों, जन-सामान्य हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बरेली में जब वो 2-3 दिन के लिए इंटरनेट बंद रहा, तो कैसी स्थिति रहेगी। तो कहीं न कहीं हम गुलाम होते जा रहे हैं और इस गुलामी का नई-नई कंपनियाँ इसका फ़ायदा उठाएँगी, नई-नई चीज़ें आएँगी। और चाइना क्या करता है, चाइना ने अब वो एक अपना स्टैंड बना लिया है। क्यों, हमने देखा है कि चाइना, जो कि 1970 तक एकदम गरीब देश कहा जाता था, उसके यहाँ भुखमरी थी, बेरोज़गारी थी, मगर उसने अपनी कंपनियों को, क्योंकि वहाँ होता क्या है, मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ एक पार्टी की सरकार होती है और एक पार्टी की सरकार होने पे जो नीतियाँ जो बनती हैं, तो वो कंटिन्यू चलती रहती हैं, उन पे परिवर्तन नहीं होता। ये नहीं कि सरकार बदलेगी तो नीतियाँ उनकी चेंज कर दी जाएँ या ठंडे बस्ते में डाल दी जाएँ। हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र अच्छा भी है मगर उसके कुछ न कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे सरकार चेंज होती है तो नीतियाँ और योजनाएँ कहीं न कहीं ब्रेक कर दी जाती हैं या उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए ये एक पीछे खींचती हैं चीज़ें। बट लोकतंत्र एक बेस्ट उदाहरण है पूरे विश्व में कि भारत जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं हो सकता है। चुनाव प्रणाली सबसे बेहतरीन है। हालाँकि कुछ चीज़ें आई हैं, वोट चोरी की या फिर एसआईआर में कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, जिसका शायद निर्वाचन आयोग भी ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तो निर्वाचन आयुक्त जो थे, वो उस चीज़ को टालते रहे कि प्राइवेसी।
प्राइवेसी का मतलब ये है कि हमारी सूचना का अधिकार अगर कोई हमसे कोई व्यक्ति मांग रहा है तो उसको चीजें हम विधिवत मुहैया करवाएं। सरकार आती और जाती रहती है, मगर संस्थाओं पर विश्वास रहना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। हम देखते हैं कि आज की सरकार से हम जवाब करते हैं तो पिछली भी सरकारें कुछ रही हैं 60-70 साल, उनकी भी जवाबदेही तय होती है। और भारत में जब से आज़ाद हुआ तो स्थितियाँ बहुत भयंकर थी, तब से लेकर आज तक प्रगति हुई है। चाहे किसी की सरकार रही हो, हमारे मनमुटाव हो सकते हैं, कहीं न कहीं विचारधारा अलग हो सकती हैं, मगर भारत ने बहुत प्रगति करी है। जिस हिसाब से भारत का जो पूरे विश्व में देखें 2.4% हमारे पास सिर्फ पूरे विश्व का क्षेत्रफल है और 17.5% से अधिक जनसंख्या का हम जीवन निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज भारत जीडीपी के माध्यम मतलब और जीडीपी के स्तर से 6.6 के आसपास यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। मगर क्या है, ग्रोथ तो हो रही है मगर लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है मगर कहीं न कहीं सामाजिक स्थिति में गिरावट आई है। जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है और चीज़ें दिखती नहीं हैं, मगर कहीं न कहीं ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि लोगों को मतलब टॉयलेट पिलवा देना, ये कहीं न कहीं हमें विचलित करता है। क्योंकि जब तक हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हैं, जब तक हम सबको लेके साथ ना चलें, अगर हम कहीं लेके साथ नहीं जाएँगे तो हाशिए पे रहने वाले व्यक्ति, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी है। क्योंकि जब उसके साथ आप भेदभाव करोगे, तो आप उसको साथ लेके नहीं चलोगे, तो देश में प्रगति की मतलब जो एक कल्पना है या जो परिभाषा है, वो ठीक नहीं है। इसलिए हमें इन चीज़ों से परे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत तो अनेकता में एकता की मिसाल है। मगर हमें कोई भी पीछे ना छूट जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इन चीज़ों को एक्चुअल रूप में धरातल पे उतारा भी जाए, ये नहीं कि सिर्फ नारा बन के रह जाए। तो इसलिए मैं सर ये अभी मैं देख रहा था डॉक्टर एक राकेश वर्मा जी हैं, आईएएस, उन्होंने अभी स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया, बीआरएस जिसे कहते हैं। उनको मैंने जब उनका पॉडकास्ट देखा तो मैंने देखा कि यार कोई व्यक्ति कितना बेहतरीन तरीके से अपनी नौकरी करते हुए उसका मोराल इतना ऊंचा हो सकता है। बेशक कल वो किसी पार्टी में या किसी दल में जाके शामिल हो जाए, मगर आज जो उनका विचार है वो बेहतरीन है। उन्होंने एक बात कही थी कि आईएएस अपने पूरे जीवन पर्यंत अपनी पुलिस की जो उसकी गलत नीतियां हैं उन्हीं पे पर्दा डालता रहता है, उनके कुकर्मों पर वो पर्दा डालता रहता है। और कोई दुनिया में मुझे ऐसा नेता नहीं मिला या भारत में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने कभी ये कहा हो कि भारत का विकास नहीं होना चाहिए। बाशर्ते, क्योंकि विकास हम देखते हैं कि नीतियां जो बनती हैं वो संसद में बनती हैं, यानी कि व्यवस्था का काम नेताओं का है, मगर उनको धरातल पे उतारना उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी का काम है। और ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहती है कि पढ़ा लिखा नेता मतलब आए, उनको है कि जितना अनपढ़ नेता आएगा उतना हमारा फायदा होगा। जबकि हम ये कहते हैं कि अनपढ़ नेता हम पे हुक्म चला रहा है, तो यही हमारे लोकतंत्र की, यही हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब हम बात करते हैं साथियों विश्व के देशों का जो आजकल चल रहा है। जैसे अभी ट्रेंड चला था कि रूस में जो यूएस वो एससीओ की मीटिंग थी, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मारने के लिए या उनका असैसिनेशन करने के लिए एक बांग्लादेश में बहुत बड़ा कोई उसका सीआईए का अधिकारी था अमेरिका का, वो कोशिश कर रहा था, उसको मतलब वो बचाया गया। तो ये सब फर्जी खबरें थी। इन चीज़ों का मतलब कोई वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, इनको बस ऐसे ही उड़ाया जाता है। और फिर हाँ, कहीं न कहीं एक चीज़ है, क्योंकि चाइना, रूस और अमेरिका ये अभी इतने डिस्प्यूट है इनके बीच में, क्योंकि हर कोई अपने को सुपर पावर कहने की कोशिश कर रहा है। भारत क्या है? भारत अपनी प्रगति कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं जब ये इस तरीके के डिस्प्यूट होंगे, क्योंकि अब वो हो सकता है मे बी कि रूस भी, क्योंकि हमारे जो संबंध है वो रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि हम रूस की तरफ से शिफ्ट किधर हुए? अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने कह रखा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है या अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंध है, विदेशी जो मामले हैं, कहीं न कहीं हम कमज़ोर हैं, क्योंकि एक देश तय करेगा हमें किससे खरीदना चाहिए, किससे नहीं खरीदना चाहिए। ये अमेरिका तय करेगा, क्योंकि हम शिफ्ट हुए अमेरिका की तरफ। रूस हमारा बेहतरीन दोस्त था किसी समय में, उसने हमारी मदद भी करी थी पाकिस्तान के युद्ध में। अब क्या होता है कि जैसे हमारा अभी जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, आप सबको पता होगा कि यहाँ पर अमेरिका, चीन, यानी कि चीन पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। चीन के जितने भी हथियार थे वो चीन ने ही दिए थे पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है। ऐसी हमने क्या करा है कि हमारे आस-पास पड़ोस के
हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ हमारे उनके साथ हमारे संबंध अब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को भी खो चुके हैं, बांग्लादेश में भी अस्थिरता है, अभी देखो नेपाल में भी अस्थिरता हो गई है, श्रीलंका में हम्बन टोटा वगैरह सब उनके पहले से ले रखे हैं चाइना ने, वो वन रोड इनिशियल जो वन रोड है सिल्क रोड बना रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में एक एस्पिरेंट के माध्यम से या एक जागरूक व्यक्ति के माध्यम से हमें इन पर सोचना चाहिए, बात करना चाहिए, लोगों को अवगत करवाना चाहिए। और किसी देश के अगर जागरूक नागरिक हैं तभी उस देश का विकास होगा। और सरकार को कोसने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने कर्तव्यों को देखें, क्योंकि सरकार की एक लिमिट होती है कि सरकार उतना ही काम कर सकती है जितना संभव है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति अगर जागरूक होगा तो देश को किसी भी दिशा में ले जाएगा। ये वहाँ के नागरिक तय करते हैं कि उस देश की दिशा और दशा क्या होगी। तो इसलिए अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। नेता आएँगे, चले जाएँगे, आपसी संबंध हमें बना के रखना है, हमें इस देश में रहना है, हमें एक-दूसरे से संबंध रखनी है, और जब सब खुश होंगे तो देश ऑटोमेटिक प्रगति करेगा, और इस प्रगति के सभी हम लोग गवाह होंगे। तो इसलिए मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि खुश रहिए और सही और गलत का फ़र्क कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बिहार में चुनाव है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की लोक लुभावनी रेवड़ियाँ बाँटने के लिए मतलब वहाँ पर घोषणाएँ की जाएँगी। और रेवड़ियों से किसी भी स्टेट का विकास नहीं होगा जब तक वहाँ पर फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर लोगों को स्थायी रोजगार नहीं दिया जाएगा। हम देखें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो पूरे भारत में कहीं न कहीं मजदूर के रूप में अपनी सेवाएं देता है, उनको स्थायी आज तक हम रोजगार नहीं दे पाए। हालांकि जिया दरेज की जो योजना आई थी हमारे यहाँ, जिसको जिया दरेज ने मतलब वो करा था, शिल्पी थे मनरेगा। अब मनरेगा में जितना काम होना था वो हो गया है, अब उसमें भी ज़्यादा काम रह नहीं गया है। तो इसलिए सरकार को कोई ऐसी योजना लेके आना चाहिए जिससे लोगों का मतलब जो पलायन है उसको रोका जाए। और उस पलायन को रोकने के लिए सबसे बेहतर जो सुविधा हो सकती है वो होती है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिससे कि वहाँ के लोग वहाँ रुकें, वहाँ काम करें और अपनी आजीविका को मतलब एक ऐसे रोजगार में हम उनको समाजित करें जो कि स्थायी हो और उनको एक जीने का तरीका दे। धन्यवाद साथियों।